हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग कक्षा 10वीं के जो हम लोग बायोलॉजी का बुक स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग क्लास 4 लेकर आए, यानी डे 4 लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोग क्लास 3 में हम लोग देखे थे कि जो मानव का दांत है उसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन आज उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम लोग बोले थे कि हम लोग अगले क्लास में हम लोग लार ग्रंथि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी सलावा ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप यदि हमारे इस चैनल पर यदि नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो भी हमारे इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे उसको आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आप लोग का जो पढ़ाई है आने वाले भविष्य में एग्जाम के प्रति अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आप लोग, और उम्मीद है कि आप अच्छे से लिखेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छा रिजल्ट, अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो आज हम लोग जैव प्रक्रम के जो हमारा चैप्टर हम लोग पढ़े थे, स्टार्टिंग के थे 1, उसमें हम लोग डे 4 को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मानव के जो हमारा लाड़ ग्रंथि होता है, उस लाड़ ग्रंथि के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले दिन हम लोग देखे थे जो हमारा मुख गुहा है, जो हमारा मुख गुहा है, इस मुख गुहा में हम लोग देखे थे मुख्य रूप से हमारा क्या होता है, जीभ और दांत होता है। हम लोग देखे थे इसमें हमारा जीभ और क्या होते हैं, दांत होते हैं। इसमें से हम लोग जीभ के बारे में भी काफी डिटेल से अध्ययन किए हैं। उसके बाद हम लोग उसके अंतर्गत जो दांत आता है उस तिथि के बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन किए हैं। लेकिन आज हम लोग इसी मुख के अंतर्गत हमारा एक चीज और आता है, एक संरचना और होता है जिसका नाम होता है लाड़ ग्रंथि। क्या होता है नाम, लाड़ ग्रंथि। यानी आज हम लोग मेन जो हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं, इसी लाड़ ग्रंथि के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, काफी विस्तृत तरीका से अध्ययन करेंगे, ताकि हमारे जो आने वाले एग्जाम है उन एग्जाम में किसी भी प्रकार से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो हमसे क्वेश्चन छूटे नहीं। इतनी काफी डिटेल से हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो हमारा मुख है उस मुख गुहा में हमारा ये लाड़ ग्रंथि है। नाम से स्पष्ट है, लाड़ ग्रंथि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ग्लैंड, ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि, और सलाइवरी का मतलब होता है, सलावा ग्लैंड के भी नाम से जान सकते हैं, इसको सलाइवरी ग्लैंड बोल रहे हैं या सलावा ग्लैंड के मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब होता है जो किसी प्रकार की हमारा हार्मोन को रिलीज करता है, हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि हो या हमारा क्या बाह्य स्रावी ग्रंथि, यानी एक्सटर्नल ग्लैंड हो या इंटरनल ग्लैंड हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो हमारा क्या किसी भी प्रकार की हार्मोन स्रावित करता है तो हमारा क्या होता है, ग्रंथि होता है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्रंथि होती है, छोटे से लेकर बड़े तक हमारे बहुत सारे ग्रंथि हैं। इंटरनल भी ग्रंथि होते हैं, एक्सटर्नल भी, यानी अंतःस्रावी भी ग्रंथि होती है और बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है। तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्रंथि हैं, इसमें से आज हम लोग देखेंगे कि हमारे लाड़ ग्रंथि के बारे में। चलिए, ये जो लाड़ ग्रंथि है, ये इसका काम होता है कि हमारे शरीर के अंदर, यानी हमारे शरीर के अंदर जो मुख है उस मुख गुहा में ये क्या करता है, यानी मुख के अंदर को लाड़ को क्या करना, उत्पन्न करना, लाड़ उत्पन्न करना, यानी हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि उत्पन्न करते हैं, लाड़ को क्या करते हैं, उत्पन्न करना इनका काम। हम डायरेक्ट रूप से कर देते हैं कि ये हमारे मुख के अंदर लाड़ को क्या करते हैं, स्रावित करते हैं, उत्पन्न करते हैं या स्रावित करते हैं हम। तो इनका डायरेक्ट काम है कि हमारे मुख के अंदर लाड़ को क्या करना, बनाना, निर्माण करना, तैयार करना। अब ये लाड़ क्या होता है, साधारण से भाषा में आप लाड़ किताबी लैंग्वेज के थ्रू है, लेकिन साधारण से भाषा में आप समझ सकते हैं जो हमारे मुख के अंदर थूक बनता है यही हमारा क्या है, लाड़ है। इसी को हम लोग किताबी लैंग्वेज में, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, जीव विज्ञान की भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे, लाड़। और इस साधारण आम भाषा में इसको हम लोग थूक के नाम से जानते हैं। अब ये हमारे मुख के अंदर क्या करता है, जो ग्रंथि है लाड़ ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, ये हमारे मुख के अंदर लाड़ को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं हम। आखिर हमारे मुख के अंदर लाड़ उत्पन्न करता है, इस लाड़ का काम क्या है, क्या हमारे लिए उपयोगी होते हैं या अनुपयोगी होते हैं। उपयोगी है तो हमारे किस काम के लिए उपयोगी है, क्या नहीं उपयोगी है
हमारे शरीर के अंदर ये ग्रंथि इसको क्यों स्रावित करता है, इसके पीछे भी तो कारण होगा। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो लार है, ये लार हमारे लिए उपयोगी है, काफी उपयोगी का, हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं। जैसे हम अपने भोजन को, रोटी का टुकड़ा को मुख के अंदर लिए तो देखते हैं कि जब यह चावल लिए कि या किसी अन्य खाद्य पदार्थ को हम लोग ग्रहण किए, तो ग्रहण करने के समय देखते हैं कि जो खाद्य पदार्थ होता है वह रूखा सूखा होता है, मतलब वह सूखा होता है। जैसे हमारे मुख के अंदर गए और मुख के अंदर उस भोजन को लिए तो हमारा जो दांत है, उस दांत उस पर क्या करता है, प्रहार करके उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, तोड़ता है। और उसी तोड़ने के क्रम में हम देखते हैं कि हमारा जो लार है उस भोजन को क्या करता है, मिला देता है, यानी भोजन को सॉफ्ट बनाता है, मुलायम बनाता है। यदि हमारे मुख के अंदर ये लार नहीं हो तो वहां पर भोजन को सॉफ्ट बनाने में हमारी काफी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। हम लोग पानी पी पी कर भोजन को क्या बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं। लेकिन ये जो लार ग्रंथि है, यह भोजन को क्या करता है, लार को मिलाने का काम करता है। उसमें लार को मिलाया और भोजन को एकदम मुलायम बना देता है, एकदम लई की समान बना देता है। तो ये भोजन को काफी सॉफ्ट बनाता है, मुलायम बनाने का काम करता है। पहला तो काम समझ लें कि जो लार है भोजन को सॉफ्ट बनाता है, मुलायम बनाता है। दूसरा बात हम लोग समझ लेते हैं कि जो लार है यह हमारे मुख के अंदर जो हमारा नमी की मात्रा होती है, उस नमी की मात्रा को बनाए रखता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि गर्मी के मौसम में हमारा जो मुख है वो हमारा क्या होने लगता है, सूखने लगता है। जब काफी गर्मी पड़ने लगती है तो उस समय हमारा मुख क्या होने लगता है, सूखने लगता है। लेकिन हमारे अंदर जो अगर लार स्रावित होती है तो हमारा मुख है, उस मुख को हमारा नमी प्रदान करता है, अर्थात मुख को गीला करके रखता है, सूखने से बचाता है। तीसरा बात यह है कि जब ये लार को हम लोग मुख के अंदर रखते हैं तो ये जो भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उस बैक्टीरिया को भी हमारा क्या करता है, मारने का काम करता है। ये कौन सा, लार। जो भी बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को रिएक्शन करके और उस बैक्टीरिया को ये मारने का काम करता है, कीटाणुओं को मारने का काम करता है कौन सा, इस लार, जो लार है। इस लार के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो लार है, इस लार की हम लोग अगर प्रकृति पूछें कि इस किस प्रकृति का होता है, अम्लीय या क्षारीय, तो आपको याद रखना है ये अम्ल, ये होता है हमारा अम्लीय नेचर का, मतलब अम्लीय प्रकृति का होता है। इसकी प्रकृति कैसा हो गया, अम्लीय प्रकृति, अर्थात ये कैसा होता है, खट्टा होता है। आपको पता है जो भी अम्ल होता है उन अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ये अम्लीय होता है। अर्थ हम एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, कभी आप लंबे समय तक हमारे सोने के बाद, ये किसी व्यक्ति को सोने के बाद देखते हैं कि मुख से हमारा क्या होता है, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके मुख से लार बाहर निकल लगता है। या सुबह सुबह जब उठते हैं तो हमारा देखो भोजन, मुख हमारा जब खोलते हैं तो उस मुख से हमारा क्या, खट्टा नुमा हमारा क्या होता है, टेस्ट आते रहता है। तो ये हमारा लार का ही टेस्ट होता है कि वह खट्टा होता है। इसकी बात करें तो ये हमारा क्या, अम्लीय होता है। अब इसकी हम लोग बात करते हैं कि जो लार है इसका पीएच मान कितना होता है। तो इसका पीएच मान होता है 6.8। अब हम लोग जानते हैं कि पीएच मान का मतलब क्या होता है, किसको कहेंगे पीएच मान, कैसे मापते हैं, कैसे पता करते हैं कि कितना पीएच मान होगा तो अम्लीय होगा, कितना होगा तो क्षारीय होगा, कितना होगा तो वो उदासीन है। इससे थोड़ा हम लोग समझते हैं। ये जो पीएच है, एच पी एच का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ पोटेंशियल। पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलेंगे या पावर ऑफ पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, यानी हम लोग बोल सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ पोटेंशियल। हम तो समझ गए कि पीएच का मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोले या पावर ऑफ पोटेंशियल।
यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन की शक्ति है, इस हाइड्रोजन की शक्ति को हाइड्रोजन की शक्ति है इस हाइड्रोजन की शक्ति को हम लोग किसके द्वारा मापते हैं? पीएच स्केल के द्वारा हम लोग इसका क्या करते हैं? मापते हैं। इस पीएच स्केल का जो खोज पूछेगा तो आपको याद रखना कि खोज एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का क्या किए थे? खोज किए थे। कौन सा वैज्ञानिक ने किए थे? अब आपको याद रखना है कि हमको ये पीएच स्केल होता है, इस पीएच स्केल में हमारा संख्या 0 से लेकर और 14 तक क्या होते हैं? अंकित रहते हैं। यानी जो ये स्केल होता है, इस स्केल में 0 से लेकर 14 तक हमारा संख्या क्या करते हैं? प्रदर्शित किए रहते हैं। इसमें से हम देखेंगे कि इसके बीच का जो 14 का बीच होता है वो हमारा कितना होता है? आधा होता है। यानी इस 14 का जो आधा बीच वाली संख्या की बात करें तो इस हमारा यहाँ पर कितना हो गया? 7 हो गया। बस 3 ही टर्म को देखना है। यदि किसी बिलियन का पीएच मान, फर्स्ट स्टेप याद रखना, यदि किसी बिलियन का पीएच मान 7 से क्या हो? 7 से कम हो तो वह बिलियन हमारा किस प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का। दूसरा याद रखना है, यदि पीएच मान कितना हो? 7 हो तो वह किस प्रकृति का होता है? उदासीन प्रकृति का। नंबर तीसरा मैं बात करूं तो यदि किसी बिलियन का पीएच मान 7 से अधिक हो, 7 से अधिक हो तो उसका जो प्रकृति होता है वो हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है। बात क्लियर? यदि किसी बिलियन का पीएच मान हमारा कितना हो? 7 से कम तो वो अम्लीय प्रकृति का होता है, 7 हो तो उदासीन होता है, अगर 7 से ज्यादा है तो क्षारीय। अब इसके बीच में सब संख्या अंकित हो गई। 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह 7 हो गए, 8 9 10 11 12 13, इस तरह से संख्या क्या होते हैं? अंकित होता है। अब याद रखना है कि जो 7 हो गया, 14 हो गया और ये 0 हो गया, जितना 7 से जितना किसी बिलियन का पीएच मान कम रहेगा वो उतना अम्लीय प्रकृति का होगा। 7 से अधिक जितना अगर मान ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो उतना वह क्षारीय प्रकृति का होता है। अम्ल की तरफ से नीचे आएंगे तो वह ज्यादा अम्लीय हो रहेगा, क्षारीय की तरफ ऊपर चले जाएंगे तो उसका हमारा क्या होगा? ज्यादा क्षारीय है। लेकिन हम इतना तो इसमें ज्यादा डिटेल से हम लोग इसके तरफ चलते हैं। तो हमारा जो लार होता है वह लार की प्रकृति होता है अम्लीय, अर्थात इसका पीएच मान 6.8 होता है। लेकिन इसका मान जो है हमारा बदलते रहता है। जब हम खाना खाए, खाने खाने से पहले और खाने खाने के बाद, यानी खाने से पहले एवं बाद, इसका मान जो होता है वो परिवर्तित रहता है। ये रहता है 7.5 से लेके और 6.5 के क्या रहते हैं? 6.5 के ये क्या करते हैं? बीच में कार्य करते रहते हैं। 7.5 से लेकर 6.5 के बीच में क्या करते हैं? कार्य करते रहते हैं। क्लियर? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो लार है, इस लार में मुख्य रूप से हमारा दो चीज कंपोनेंट उपस्थित रहता है। एक हमारा 99% उपस्थित रहते हैं और एक है जो हमारा 1% उपस्थित रहते हैं। जो 99% रहते हैं वो हमारा क्या होते हैं? जल होते हैं, और 1% में हमारा पाचक क्या रहते हैं? एंजाइम उपस्थित होते हैं। पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं, मतलब 99% हमारा क्या रहते हैं? उस लाड़ में जल रहते हैं। 99% उस लाड़ में क्या रहते हैं? जल रहते हैं, और 1% उसमें पाचक एंजाइम रहते हैं। क्या रहते हैं? इसीलिए हम जब पानी कम पीते हैं तो हमारा मुख सूखने लगता है, अर्थात लाड़ ग्रंथि लाड़ को स्रावित करना क्या कर देता है? कम कर देता है। इसलिए कहता है कि ज्यादा से ज्यादा का ना जल को ग्रहण करना चाहिए, खाने से ज्यादा जल को क्या करना चाहिए? पीना चाहिए। तो पाचक एंजाइम रहता है, जिसमें से कुछ पाचक एंजाइम की हम बात करें, टाइलिन होता है। टाइलिन होता है, ये टाइलिन जो हमारा होता है यह सबसे हमारा क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा हो गया। जैसे म्यूलिन हो गया, हम लोग बात करें लाइसोजाइम हो गया,
इत्यादि प्रकार के जो हमारा एंजाइम होता है इस 1% में होता है, इसमें से टाइलिन होता है या हमारे मुख में की जो लार ग्रंथि उसमें सर्वाधिक मात्रा में हमारा कौन सा होता है। अगर पूछेगा कि हमारे लार में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपको रखना है कि हमारा क्या होता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये जो लार है, ये लार हमारे मुख में प्रतिदिन, जो हमारे मुख है उस मुख में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर हमारा क्या होता है, लार हमारे मुख के अंदर प्रतिदिन क्या होते हैं, स्रावित। अब सोच लीजिए कि हमारे 1 से 1.5, इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन प्रतिदिन 4 से 5 लीटर क्या करना चाहिए, लीटर जल को क्या करना चाहिए, जल ग्रहण करना चाहिए। किसी व्यक्ति को 4 से 5 लीटर प्रत्येक दिन क्या करना चाहिए, जल को ग्रहण करना चाहिए। अब तो 1 से 1.5 लीटर लार ग्रंथि से हमारा क्या लार स्रावित होता है। क्लियर। ये जो लार है, ये जो लार है, इस लार का भोजन का मुलायम कर देता है, कीटाणुओं को मार देता है, भोजन मुख को मुलायम रखता है, नमी प्रदान करता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव है जिसमें हमें ये लार ग्रंथि नहीं पाया जाता है, यानी कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें ये लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। मैं बात कर लूं, उस जीव का नाम है, पहला जीव का नाम है हमारा मेढक और दूसरा का नाम है व्हेल। ये जो दो जीव है जिसमें हमारा लार ग्रंथि नहीं पाया जाता है, क्या करता है, लार ग्रंथि नहीं पाया जाता है। लेकिन और सभी जीवों में क्या करता है, ये जो लार ग्रंथि है, ये लार ग्रंथि अनुपस्थित नहीं उपस्थित होता है। लेकिन आपको इस दो जीवों का नाम याद रखना है, एक का नाम हो गया मेढक और दूसरा का नाम हो गया व्हेल। इस दोनों में लार, हमारा जो लार ग्रंथि होता है वो लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। क्लियर। लार ग्रंथि हमारा क्या होता है, नहीं पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो लार ग्रंथि है, इस लार ग्रंथि को भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ये लार ग्रंथि है, इस लार ग्रंथि को भी अलग अलग प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से जो लार ग्रंथि है यह 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है हमारा पैरोटिड, दूसरा का नाम होता है सबमैंडिबुलर और तीसरा जो लार ग्रंथि होता है उसका नाम होता है सबलिंगुअल। ये 3 हमारा जो प्रकार की लार ग्रंथि है, यानी एक का नाम होता है पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा का नाम होता है सबमैंडिबुलर और तीसरा का नाम होता है लार ग्रंथि। अगर आपको पूछेगा कि लार ग्रंथि कितने भाग होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, जिसका नाम होता है हमारा एक का पैरोटिड लार ग्रंथि, यानी पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा का नाम है सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि और तीसरा का नाम है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ये 3 लार ग्रंथि है जो हमारे मुख के अंदर पाया जाता है। इसमें से अगर मैं बात करूं तो ये जो पैरोटिड लार ग्रंथि है, ये पैरोटिड जो लार ग्रंथि है, ये पैरोटिड नामक जो लार ग्रंथि है, ये सबसे क्या होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। अगर पूछेगा कि मनुष्य के जो शरीर है, उन शरीर में जो लार ग्रंथि है उसमें से सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सा आता है, तो आपको याद रखना है पैरोटिड। अगर स्थिति की बात करो तो ये स्थित कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है कि ये स्थित होता है हमारे कानों के बगल में। जो हमारा कान होता है, कानों के बगल में जो ह्यूमन का ईयर होता है, उस कान के नीचे हमारा बगल में क्या होते हैं, स्थित होता है। और इस कान के बगल के कहाँ पर, हमारा नीचे में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति का हमारा जो गाल है वो कभी कभी फूल जाता है, तो इस जब लार ग्रंथि पर बैक्टीरिया हमारा आक्रमण कर देता है
तो आक्रमण करने के क्रम में ये जो पैरोटीड नामक लाड़ ग्रंथि है वह क्षतिग्रस्त हो जाती है, और क्षतिग्रस्त होने के कारण हमारा एक बीमारी उत्पन्न होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गलसुआ। क्या बोलेंगे? गलसुआ नामक हमारा क्या होता है? गलसुआ नामक हमारा क्या होती है? बीमारी उत्पन्न होती है। और ये बीमारी किसके कारण होता है? ये होता है हमारा किसके कारण होता है? मम्स, ठीक ना। और हम लोग ये जिस इंग्लिश में बोलेंगे मम्स, मम्स, ठीक है। ये बीमारी आपको होता है इस लाड़ ग्रंथि के हमारा किसके क्षतिग्रस्त होने के कारण, पैरोटीड नामक लाड़ ग्रंथि के क्षतिग्रस्त होने के कारण इस प्रकार की क्या होती है? बीमारी उत्पन्न होती है। अगर बात कर ले ये जो लाड़ ग्रंथि है, यही हमारा लाड़ ग्रंथि सांप में, जो सांप होता है इस सांप में ये जो पैरोटीड नामक लाड़ ग्रंथि है वह विष की थैली का काम करता है, विष की थैली का काम करता है ना। तो हमारा इसी ग्रंथि में हमारा विष होता है, किसमें? सांप में। तो आपको पूछेगा कि जो लाड़ ग्रंथि पैरोटीड उसमें हमारा सांप में इस किस रूप में काम करता है? तो विष की थैली के रूप में काम करती है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं अब दूसरा जो हमारा लाड़ ग्रंथि है, इस दूसरा लाड़ ग्रंथि का नाम होता है सबमैंडिबुलर। क्या नाम होता है? दूसरा लाड़ ग्रंथि का नाम हमारा क्या होता है? सबमैंडिबुलर। ये लाड़ ग्रंथि हमारा क्या होता है? तो हमारा जबड़ा के जो हमारा ऊपरी और जबड़ा होता है, एक ऊपर वाला जबड़ा और दूसरा हमारा क्या होता है? नीचे वाला जबड़ा। तो उन जबड़ा के ये मध्य में यानी बीच में, यानी हमारा क्या बीच में ये लाड़ ग्रंथि क्या होता है? उपस्थित होता है। लेकिन ये बात कर लो मैं सबलिंगुअल का, ये सबलिंगुअल हमारा दोनों और हमारा जीभ के पास उपस्थित होता है, दोनों और जो हमारा एक एक उपस्थित है हमारा जीभ के पास में उपस्थित है, जीभ के पास में दोनों तरफ एक एक हमारा ये जो लाड़ ग्रंथि होता है ये उपस्थित होता है। तो आपको समझ में आ गया कि जो हमारा मुख होता है उस मुख में हमारा 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथि होती है, यानी 6 पूछ होता है। कितना होता है? 3 जोड़ी। और पूछे कितना पीस? तो 6 पीस होता है ना। मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लाड़ ग्रंथि होती है? 3 जोड़ी, यानी 6 पीस लाड़ ग्रंथि होती है। इसका नाम होता है पैरोटिड नामक लाड़ ग्रंथि, जो कानों के दोनों कान के एक एक होता है। उसके बाद हमारा सबमैंडिबुलर होता है जो हमारा दोनों जबड़ों के बीच में एक एक उपस्थित होता है, और सबलिंगुअल होता है जीभ के पास में उपस्थित है, एक एक होता है। तो टोटल लाड़ ग्रंथि हमारे मुख के अंदर हो गया 6, यानी 3 जोड़ा 6 पीस हो गया। तो इस लाड़ ग्रंथि के बारे में ये सारे हमारे डिटेल हैं। अगर इससे किसी भी प्रकार की आपको क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को क्या करना? छोड़ना नहीं है। और उम्मीद है कि इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। और पूछेगा लाड़ ग्रंथि क्या है, तो लाड़ उत्पन्न करने वाले ग्रंथि को हम लोग क्या बोलेंगे? लाड़ ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और उम्मीद है कि इससे आपको किसी भी प्रकार की क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। तो हम लोग इसके बाद हम लोग जो अब आगे पढ़ेंगे वह हमारे पढ़ेंगे हम लोग ग्रास नली के बारे में। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? ग्रास नली के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हम लोग टॉपिक लिए थे जिसका नाम था लाड़ ग्रंथि, उस लाड़ ग्रंथि के बारे में सारे डिटेल्स को हम लोग क्या करें? अध्ययन करें। फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में ग्रास नली के साथ। तब तक हमारे इस चैनल पर कंटिन्यू आप बने रहेंगे। तब तक के लिए हम लोग स्टॉप लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।